So hello guys, welcome to the Chemistry with Sachin, and today's topic is NEET PYQs of P block element and especially for group 13 and group 14। तो बेटा जो हमारी नीट PYQ सीरीज़ चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन के कंसेप्ट्स को, क्वेश्चन अप्रोचिंग को भी सिखाया जाता है और कहाँ आप सिली मिस्टेक करते हैं उसके बारे में भी समझाया जाता है और कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। छोटी छोटी बातें हम ध्यान रखेंगे। तो अगर मैं इस सीरीज़ के चलते आपके 10 नंबर, 20 नंबर या 50 नंबर भी बढ़वा पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो प्लीज़ इसको देखिए, थोड़ा स्पीडली 1.5 में देख सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है तो, बट देखिए ज़रूर इसको। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन फर्स्ट, नीट 2016 का ये क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरो कंपाउंड्स, क्या दे रखा है, फ्लोरो कंपाउंड्स इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज ए लुईस बेस। लुईस बेस और लुईस एसिड का क्या कंसेप्ट था हमारा, है ना। लुईस एसिड जो क्या कर सकते थे, है ना, जो एक्सेप्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को, है ना, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, उनके पास जगह होती है। बट लुईस बेस का क्या कंसेप्ट था, ये डोनर होते हैं, है ना। इट मीन्स इनके पास क्या होता है बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो हम देखेंगे यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है बोरॉन है। बोरॉन तो वैसे भी क्या है, BF3 तो हमें वैसे भी पता होता है कि ये तो एक्सेप्ट करेगा, लुईस एसिड जैसा है। PF3 यहाँ पर थोड़ी देर बाद में आते हैं। कार्बन, कार्बन के पास भी कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, सिलिकॉन के पास भी नहीं बचता है। ठीक है, तो इनके पास डोनर करने के लिए तो आंसर हमारा हो जाता है PF3। अब PF3 कैसे हो जाता है, क्योंकि हमें पता है ये नाइट्रोजन की फैमिली में आता है, नप से सैप बी। ठीक है, ये नाइट्रोजन की फैमिली, हमें पता है नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। जब ये 3 बॉन्ड बनाता है, NH3 बनाता है, तभी इसके पास क्या हो जाता है, लोन पेयर है। तो वैसे भी ये PF3 जैसे ही बना तो इसके पास भी एक लोन पेयर है, और जिसके पास लोन पेयर है वही तो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो इसी डोनेट करने की वजह से ही क्या हुआ है बेटा, कि जो हमारा जो लुईस बेस का जो आंसर था वो आ जाता हमारा PF3। यहाँ तक समझ आया। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट था। चलिए, वही एसिड बेस को लेके सेकंड क्वेश्चन भी यही है। BOH3, देखो बोरोन के कंपाउंड, बोरोन के हाइड्रोक्साइड, बोरोन के फ्लोराइड लेके, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है बोरोन को लेके, क्योंकि एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, तो बी और कंफ्यूज करने वाले हैं। BOH3 इज एन एसिड बिकॉज इट्स मोलिकुलर, इस मॉलिक्यूल क्या है, कंटेन्स रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, गिव्स अप ए प्रोटॉन, क्या ये प्रोटॉन दे देगा, नहीं देगा। कंटेन्स रिप्लेसेबल ऑफ हाइड्रोजन आयन, नहीं कर पाएगा। एक्सेप्ट OH फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन, बिल्कुल ये करेगा, ये आंसर है इसका। कंबाइंस विथ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल, नहीं ये भी नहीं कर पाएगा। रीज़न इसका मैं बताता हूँ। यहाँ पर बी है तो बोरोन को अगर हम देखेंगे बेटा तो ये हो जाता है 1s2 2s2 2p1, है ना। अगर हम इसका ऐसा कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 2s2 और 2p1 मैंने ऐसे लिख दी। यहीं पर होगा काम, जो भी होगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक है। सपोज करते हैं ये इलेक्ट्रॉन भी इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी कहाँ चला गया, इधर एक्साइटेड स्टेट में। तो इसके पास 3 वैलेंसी हो गई, तो यहाँ पर एक OH आ गया, यहाँ पर एक OH आ गया, यहाँ पर एक OH आ गया। अब ये बोल रहा है कि एक्सेप्ट OH फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन। यहाँ पर लिखा था एसिड, क्यों है ये, है ना, क्योंकि वाटर में एसिड इसलिए कि वाटर का जो H2O है, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पर H+ और OH-, इसी कि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल बचा हुआ है एक, देख पा रहे हैं आप, ये वैकेंट p ऑर्बिटल, यहीं पर एक OH आएगा। OH आएगा मतलब OH निगेटिव आएगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन आके आएगा यहाँ पर, बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, और इसी की वजह से ये H+ क्या कर देगा यहाँ पर, प्रोटॉन। तो इसके पास कोई प्रोटॉन नहीं है, बट ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, कब, वाटर में। तो एक्सेप्ट OH फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन, वाटर में से प्रोटॉन रिलीज कर देगा और OH अपने पास यहाँ पर जो वैकेंट p ऑर्बिटल में है वो वहाँ पर बॉन्ड बना लेगा दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके। समझ आई बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 17 में आया था। इट इज़ बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वैलेंस शेल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग दैट
SN2+ Pb4+, ये कई बार इस तरह के क्वेश्चन बेटा सॉल्ट के फॉर्म में भी आ गए, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 3 कहानी है SN और Pb की, ठीक है। तो SN जो होता है SN2+ भी शो करता है, SN4+ भी शो कर देता है, Pb भी Pb2+ और मैक्सिमम Pb4+, ये कहानी रहती है बेटा। यहाँ पर हम इनर्ट पेयर इफेक्ट भी देखते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन देखो यहाँ पर समझने की बात ये है कि यहाँ इसमें से कौन सा सही है, कौन सी चीज़ सही है। तो अब देखो आप SN2+ से अगर SN4+ जा रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, SN2+ से 4+ इंक्रीज हो रहा है ना, मतलब ये किसी को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन देके यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, देगा नहीं, हाँ यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, इट मीन्स ये रिड्यूस करेगा। और Pb4+ क्या हो रहा है, Pb4+ कैसे है, अगर Pb2+ अगर बन रहा हो तो, या चलो हम पहले ये देख लेते हैं, Pb2+ भी क्या कर रहा है, Pb4+ में चेंज हो रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, और ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ पर, ये किस तरह का बिहेव कर रहा है, किस तरह का बिहेव कर रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, बिकॉज ये दूसरों को रिड्यूस कर रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन दे के दूसरों को तो रिड्यूस कर रहा है, लेकिन खुद क्या हो रहा है ना, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हम यही तो बात करते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट माने क्या है ना, रिड्यूस अदर और ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ठीक है, यही बात करते हैं। और सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज अदर्स, रिड्यूस इटसेल्फ। तो यहाँ तमाम लिखा देखो, SN2+ इज ऑक्सीडाइजिंग, SN2+ इज ऑक्सीडाइजिंग, बात सही बोल रहा है, वाइल Pb4+ इज रिड्यूसिंग, नहीं Pb4 रिड्यूसिंग हो ही नहीं सकता ना, देखो आप Pb4 रिड्यूसिंग एजेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि Pb4 अगर रिड्यूसिंग एजेंट हम बना दे और वो Pb2+ में जाए, तो ये तो और 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, गेन कर रहा है, तो ये तो हुआ क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब नहीं कहा ना, ऑक्सीडाइजिंग मतलब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। बात को समझना, SN2+ एंड Pb2+ आर बोथ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। SN4+ इज रिड्यूसिंग वाइल Pb4+ इज ऑक्सीडाइजिंग, वापस यहीं Pb4+ इज ऑक्सीडाइजिंग तो सही है, लेकिन SN4+ इज रिड्यूसिंग नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि SN4+ इज क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग ही हो सकता है। रीज़न उसका ये है कि SN4+ से SN2+ आने में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे आपको। SN2+ इज रिड्यूसिंग वाइल Pb4+ इज ऑक्सीडाइजिंग, यस यही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि SN2+ रिड्यूसिंग, देखिए आप SN2+ ये रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क कर रहा है, एंड Pb4+ इज ऑक्सीडाइजिंग, यहाँ Pb4+ किसका कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग का वर्क कर रहा है, दूसरों को क्या कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरों को रिड्यूस, खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है इलेक्ट्रॉन लेके, है ना, यही रिड्यूस अदर्स ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ये रिड्यूसिंग एजेंट है ये, और ये ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक है। चलिए, यही कहीं हमें फंडा बहुत सारी चीज़ों में लगाना होता है, तो ये सिंपल से कंसेप्ट है, ये आई थिंक सबको आते होंगे। 18 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अनेबल टू फॉर्म MF63- आयन, बिल्कुल ये तो हमारा बोरोन का ही एक्सेप्शन है, सीधा सीधा है, बोरोन ही इनेबल करता है कि इतने मतलब 6 बॉन्डिंग इसके पास होती ही नहीं है ना, यहीं पर देखा हमने 1 2 3 4, मैक्सिमम कोवेलेंसी कहाँ है, मैक्सिमम कोवेलेंसी 3 4 तक ही जाती है, 6 तक तो जाएगी नहीं, है ना, ठीक है। चलिए, हाँ 18 और 18 के बाद में बेटा हम आते हैं 2018, वापस से 18 में ही क्वेश्चन आया था, एटॉमिक रेडियाई का इन ग्रुप 13 एलिमेंट, बिल्कुल। चलिए, तो हमारा ग्रुप 13 हम बैंगन, आलू, गाजर, इन थेला, ये हमने रख दिया यहाँ पर, है ना। और हमें पता है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई जो होती है वो इंक्रीज होती है, ये बात भी तय है, तो हम क्या डायरेक्ट इसका लगता है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाता है, एल्यूमिनियम और गैलियम में क्या आ जाता है यहाँ पर, एक्सेप्शन। और वो एक्सेप्शन इसलिए आता है क्योंकि देखो मेरे बेटा, ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है अगर हम पीरियड की बात करें तो, और ये है थर्ड पीरियड का, और ये फोर्थ पीरियड का। अब फोर्थ पीरियड में होता क्या है कि फोर्थ पीरियड में बेटा आती है 3D सीरीज,
क्या आ जाती है 3D सीरीज, मीन्स डी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से देखो ये है हमारा न्यूक्लियस है ना, यहाँ पर sp_d है ना, फिर उसके बाद में F, फिर S, तो क्या होता है sp_d। ये डी इलेक्ट्रॉन आने की वजह से न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाता है ना, इन इलेक्ट्रॉन्स पे थोड़ा कम लगता है। इस वजह से ये जो न्यूक्लियस है ये किस पर लगाता है, इन पर, आगे आने वाले S पर। सपोज कर लेना अभी एस ही हमारे पास, F नहीं आया है, तो एस पर रहता है इलेक्ट्रॉन, तो इस वजह से थोड़ा सा खींच लेता है। तो गैलियम की जो एटॉमिक रेडियस हो जाती है वो हो जाती है 135 पिकोमीटर, और एल्यूमिनियम की इंक्रीज हो जाती है क्योंकि यहाँ पर डी ऑर्बिटल नहीं है, तो 143। ये इतना स्लाइटली डिफरेंस होता है। तो हम कह सकते हैं कि वाइल गोइंग फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम देर आर ऑल्सो 10 एलिमेंट्स जो डी ऑर्बिटल्स के होते हैं, है ना, या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोल लेते हैं उसको। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ डी ब्लॉक फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक विच हैव इलेक्ट्रॉन इन द इनर सेल, ये इनर सेल की बात कर रहा हूँ मैं, डी है ना, इनर डी ऑर्बिटल। द डी ऑर्बिटल डू नॉट स्क्रीन द न्यूक्लियस इफेक्टिवली, वही बात हो गई कि ये स्क्रीन नहीं कर पाते इफेक्टिवली, इसीलिए इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो किस पर लगता है, एस पर लगता है, पावर, जो पेनिट्रेशन पावर हो जाती है। तो रिजल्ट क्या हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो गैलियम का है बिकम्स मोर देन इन एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम के केस में इतना नहीं लगता जितना गैलियम में लगता है, इसी वजह से वो क्या हो जाती है, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कंसेप्ट समझ में आया है ना। तो क्वेश्चन वहीं से उठते हैं जहाँ एक्सेप्शन होता है, और एक्सेप्शन का रीज़न आपको याद होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन याद तभी जाके। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर गैलियम का थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, तो हमारे पास जो है बोरॉन, उसके बाद में गैलियम आ जाता है बजाय कि एल्यूमिनियम के आने पे, फिर बाद में एल्यूमिनियम, और फिर इंडियम, और फिर ऐसा कैसा थैलियम, यही आंसर होना चाहिए। तो एल्यूमिनियम आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, ये भी हो सकता है, गैलियम, ये हो सकता है गैलियम एल्यूमिनियम, लेकिन यहाँ इन्होंने देखो थोड़ा सा जल्दी में, अगर अब आगे का देख के करेंगे तो यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। इंडियम पहले आना चाहिए था, थैलियम लास्ट वाले ऑप्शन सही है, क्योंकि बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम और थैलियम, ये सही। समझ रहे हैं आप कहाँ मिस्टेक करते हैं आप, यहाँ पर थर्ड में। अगर ये आगे का देख लेते हैं बिल्कुल गैलियम आर, पीछे मतलब पूरा देखना है अपने को ध्यान से, ऐसा नहीं करना है ना। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नीट 2019 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट स्टेबल। नॉट स्टेबल यहाँ थोड़ा सा सिलिकॉन ज़्यादा है ना, तो देखते हैं हम यहाँ पर अगर कहानी बनती है तो कार्बन का सी में सन, मैंने इनको ऐसा लिख दिया है क्योंकि जगह कम है, नहीं तो वो नीचे ऐसे लिखते हैं। तो डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है, यहाँ पर साइज इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे सिलिकॉन और सिलिकॉन, तो सिलिकॉन की साइज़ यहाँ पर बहुत छोटी है। ठीक है, तो सिलिकॉन की साइज़ छोटी है तो F6 से तो बना लेगा वो, लेकिन क्लोराइड से नहीं बना पाएगा, क्लोरीन से नहीं बना पाएगा। क्लोरीन की साइज़ क्या है, ज़्यादा है ना। तो सिलिकॉन के आसपास अगर 6 क्लोरीन अगर यहाँ पर आएंगे तो ये बिल्कुल ही अनस्टेबल हो जाएगा मामला। आप भी जानते हैं कि यहाँ पर रिपल्शन की वजह से अनस्टेबल हो जाएगा। बाकी इसमें क्यों नहीं आएगा, क्योंकि गैलियम की देखिए बेटा साइज़ इंक्रीज हो जाती है, तो वो झेल लेता है 6 क्लोरीन को। इसकी भी है ना, SN की भी हो जाती है, तो साइज का बड़ा मैटर करता है यहाँ पर। ये भी क्वेश्चन एक थोड़ा सा ट्रिकी था, दिमाग में इस कंसेप्ट को लगाने वाला, रिपल्शन और अट्रैक्शन की बात करने वाला। ठीक है, तो यहाँ इसलिए ये आंसर आ जाएगा कि ये नॉट स्टेबल है। इन चीज़ों का ध्यान रखा करें आप लोग। एफ इसलिए क्योंकि एफ की साइज़ बहुत छोटी है, ये वाला स्टेबल इसलिए कि एफ की साइज़ छोटी है, तो रिपल्शन यहाँ पर कम होगा। ठीक है, एडजस्ट कर जाएगा वो। काफ़ी कॉमन सेंस से क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल, है ना, इसका ध्यान रखिएगा। 19 में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट क्या है ना, SNF4 इज आयोनिक इन नेचर, बिल्कुल ये आयोनिक होता है। डाउन द ग्रुप आप जाएंगे बेटा, ये आयोनिक ही क्या बनाएंगे, आयोनिक फ्लोराइड क्लोराइड ही बनाएंगे। PbF4 में यहाँ पर देखो मैंने कहा था ना कि इनके क्वेश्चन भी आते हैं। PbF4 मतलब Pb4+ आयन, और यहाँ भी SN4+। बेटा ये डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हम, है ना, Pb ये रहा, तो ये Pb4+ यहाँ पर जो है वो शो करेगा, तो कोवेलेंट नहीं, ये भी आयोनिक शो करेगा। ये दोनों ही क्या करेंगे, आयोनिक नेचर। तो ये तो सही बताया इसने, लेकिन ये गलत बता दिया, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही हुआ हमारा। और चेक कर लेते हैं, SiCl4 इज इजीली हाइड्रोलाइज, बिल्कुल हो जाता है।
GeX4 इज मोर स्टेबल देन JeX4X2। हाँ, बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना, ठीक है, क्योंकि ये इनर्ट पेयर से ऊपर आता है ना, इनर्ट पेयर से ऊपर आता है। SN और PB की अगर हम बात करें, JE की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो SN और PB की बात करें तो SN और PB तो इसमें स्टेबल होंगे बिकॉज ऑफ दी, नहीं इसमें नहीं, इसमें होंगे SN2+ और PB2+ में, लेकिन JE जो होगा वो +4 में स्टेबल ज़्यादा रहेगा देन JE2, क्योंकि यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट लगा ही नहीं है, तो नीचे नीचे के 2 पर लगता है ना हमारे ग्रुप में, नीचे वाले 2 एलिमेंट्स पर, तो काफ़ी इनर्ट पेयर से क्वेश्चन है भैया, है देख लेना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड? द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नहीं नहीं बेटा, बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है ये तो, और जल्दी जो है बन जाती है, यही जो है इनकरेक्ट था। लेकिन और देख लेते हैं, इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। बिल्कुल, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस इनकम्प्लीट कंबशन, बिल्कुल सही बात थी ये। इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, यस। इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, बिल्कुल ये भी सही बात है, तो यही गलत था। द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मोर स्टेबल होता है भैया, है ना। चलिए 20 का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फॉलोइंग। पहले क्या कर लिए, आप चारों को पढ़ लीजिए। देखो यहाँ पर मैं एक मेथड बताता हूँ आपको, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक ही स्टेटमेंट पढ़ के इस डिसीजन पे मत जाइए कि ये आंसर होगा कि ये होगा, क्लियर है। तो पहले आप चारों पढ़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको एक भी ऑप्शन आपको एक अंदाज़ा दे दे, है ना, कि कौन सा सही होगा। तो देखो मैं जाता हूँ, CO2 इज़ यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड, बिल्कुल गलत। यहाँ पर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ की जाती है, तो ये तो इनकरेक्ट हुआ। हमें तो करेक्ट चाहिए, मतलब 1 वाला जहाँ जहाँ है वहाँ पर तो कैंसिल कर देते हैं अपन, C को कैंसिल कर देते हैं और D को कैंसिल करते हैं। अब बचा A और B, क्लियर। चलिए, द स्ट्रक्चर ऑफ C60 कंटेन्स 12 6 कार्बन रिंग, 12 है ना, और 25 कार्बन रिंग, यही उल्टा कर दिया इसने, है ना। 6 कार्बन रिंग तो कितनी होती है 20, और 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग जो होती है वो होती है 12, तो इसने उल्टा कर दिया है। देखो 12 को 6 कर दिया, 6 को, तो ये भी इनकरेक्ट है, मतलब सेकेंड जहाँ पर है वो भी इनकरेक्ट है, तो आंसर हमारा यहीं पर आ गया, ठीक है। ये थर्ड, और तो थर्ड सही है। ZSM टाइप ऑफ जियोलाइट इज यूज टू कन्वर्ट एल्कोहल्स इनटू गैसोलीन, यदि आपको ये याद नहीं रहता तो भी ये तो हमारा सही हो गया ना ऑप्शन। तो CO इज कलरलेस एंड, ये तो आपको याद ही था, तो ये तो सही था, तो यहाँ से भी आंसर आ सकता था अगर आप वहाँ भी दिमाग नहीं लगाते तो भी। फोर्थ अगर जिसमें है वो सही है, तो फोर्थ केवल अकेले में था, बाकी में किसी में नहीं था, यही आंसर सही आ जाता, ठीक है। 10 क्वेश्चन है, 21 में आया हुआ है बेटा, द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट एंड वेपर स्टेट, ये बिल्कुल रटाया जाता है आपको। सॉलिड स्टेट में वो चेन फॉर्म में रहता है ना, सॉलिड स्टेट में वो चेन फॉर्म में रहता है, और जो हमारी वेपर स्टेट है, वेपर स्टेट में वो डाइमर के फॉर्म में रहता है, वेपर स्टेट में वो डाइमर के फॉर्म में रहता है, समझ गए। तो कहाँ का लिखा है, चेन एंड डाइमर रिस्पेक्टिवली, बस सॉलिड और वेपर में, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, है ना, चेन और डाइमर। CD याद रखा करें, है ना। SCVD, है ना, इससे कुछ बना लीजिए आप ट्रिक, है ना, तो ये ध्यान रहेगा आपको। सॉलिड, चेन, वेपर, डाइमर, है ना। चलिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन यार में है ना, ये इसका तो नहीं है, आई थिंक एज ब्लॉक का एलिमेंट का है, तो मैं भूल गया था नेट 22 वाले में, तो आप यहीं पर इसको पढ़ लीजिए, है ना। एक क्वेश्चन और भी है 23 में आया हुआ, लेकिन ये 22 वाला आप पढ़ लीजिए, 23 में नहीं शायद 22 वाला ही है, बट ये एज ब्लॉक का एलिमेंट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ K इन CO2 इज +4, करेक्ट देखना था, तो ये तो इनकरेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि KO2 में कुछ भी हो, भले ही K तो यहाँ पर +1 फॉर्म में ही होगा, है ना, 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, क्योंकि हमें पता है कि O2 जो है वो सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में है,
है ना। तो ये तो इनकरेक्ट था। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्केली मेटल डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये भी बात सही है। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी सही है। अलोंग एल्केली मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड, ये भी सही है। मतलब गलत पूछा था, सॉरी इनकरेक्ट पूछा होगा यार, है ना, क्योंकि ये 3 बाकी के सही हैं। तो इनकरेक्ट कौन सा है, यही है फर्स्ट वाला, हमारा यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा था, देखो ध्यान रखना, मैंने करेक्ट लिख दिया था तभी जाके थोड़ा कंफ्यूज हुआ, इनकरेक्ट लिखा हुआ था, है ना। तो ये आप उसमें देख लेना आप, है ना, एज ब्लॉक में, है ना, एल्केली एल्केलाइन। लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है। डाइबोरेन का मैं सोच ही रहा था कि क्यों नहीं आया है, तो 22 में क्वेश्चन आया था बेटा 2022 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डाइबोरेन। डाइबोरेन, ठीक है, चलिए तो चारों पढ़ लेते हैं। द 4 टर्मिनल, अगर आपको याद भी नहीं रहे टर्मिनल वगैरह ये सब कुछ, तो चारों आप पढ़ेंगे ना। द 4 टर्मिनल, यहाँ भी नहीं याद। बोथ द बोरोन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये गलत हो गया हमारा, है ना, sp2 नहीं sp3 हाइब्रिडाइज रहता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 रहता है और नॉन प्लेनर हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं, ये वाला हमारा आंसर क्या है, नॉट करेक्ट है, sp3। अब हम बात करें इन तीनों को, तो आपको क्या चाहिए बेटा, बी आपको ऐसी बनानी आनी चाहिए, ठीक है। एच एच एच, ये टर्मिनल हाइड्रोजन हो गए, फिर इससे जुड़ा एच, फिर ये बी, फिर एच, फिर एच, और फिर इससे ये, ऐसा होता है हमारा डाइमर B2S6 का, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर टर्मिनल 4 कार्बन, देयर आर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये रहा, है ना, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 सेंटर वाला, ये भी एक क्या है 3 सेंटर वाला है। तो सही बात है, ये वाला राइट था, हमें पूछा इनकरेक्ट था। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ओके। फिर देखते हैं द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड द 2 बॉन्ड एटम्स लाई इन वन प्लेनर, ये 1 2 3 4 4 टर्मिनल हाइड्रोजन और 2 बोरोन एटम, है ना, लाइन 1 प्लेनर, ये 1 प्लेनर में ही, एक प्लेन में है, मतलब, है ना, प्लेनर स्ट्रक्चर में, ठीक। तो ये बात भी सही है। द 4 टर्मिनल BH बॉन्ड आर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ही है ना। BH, B और H क्या है, 2 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। गलत सिर्फ ये थी बोथ द sp, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, देख पा रहे हैं आप, 1 2 3 4, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ B2S6 में। तो ये बहुत सारी चीज़ें गलती करते हैं। आई होप आपको ये सीरीज़ में बड़ा मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। और यार अपने दोस्तों को बताइए, और जो भी कंसेप्ट आपको अच्छा लगे बताइए, जो आपको आगे और भी कुछ डाउट हो बताइए कमेंट सेक्शन में। बट पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और बहुत ही मतलब दिमाग पर लोड लेकर नहीं पढ़िए, है ना, और शांति से पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए। ज़्यादा नंबर लेके आएंगे, डरेंगे और कंफ्यूज रहेंगे, है ना, नहीं याद है तो एकदम से पैनिक मत होइए, कुछ सोचिए उसके बारे में कि आपने साल भर में पढ़ा होगा तो कुछ ना कुछ तो याद आएगा उसका। इसीलिए 4 ऑप्शन होते हैं हिंट के लिए ही, तो आपका बिल्कुल सही लगेगा, और जितना घबराएंगे उतना आप प्रॉब्लम ऐड करेंगे। तो ठीक है, चलिए, तो है ना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बच्चों, बाय बाय।